हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन 2020 से 2023 का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाला है और सेशन 2021 से 2024 मतलब सभी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव ही होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आप लोगों को मतलब कि क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ। ओके, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पार्ट 1 के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन को कर रहे हैं सॉल्व। तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या है देख सकते हैं आप लोग, जस्ट वेट थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो ये नहीं बोलिएगा कुछ भी सॉल्व करवा दे रही है। ओके, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक है। ओके, बिहार यूनिवर्सिटी का है, देख सकते हैं, उसी का हम लोग कर रहे हैं 2020 के केमिस्ट्री सब्सिडरी के क्वेश्चन को सॉल्व। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो सिर्फ सेशन 2020 से 2023 के लिए नहीं है, ये वीडियो सेशन 2020 से 2023 और सेशन 2021 से 2024 दोनों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाना सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो हम लोग 2020 का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीख लिए थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे थे। आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद भी आया। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी और 3 का ये पांचों जो पॉइंट है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। एग्जाम में सिर्फ 3 और 3 का ही आंसर देना था, लेकिन हम लोग पाँचों समझेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है एग्जाम में क्या पूछ दे। अगर हम लोगों का क्वेश्चन बैंक का टोटल क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, तो कम से कम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देने तो जा सकते हैं, उतना डर तो नहीं लगेगा। बाकी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप लोग कम से कम इस वीडियो के थ्रू क्वेश्चन बैंक तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बस इतना काफ़ी है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का साइंस सब्जेक्ट का सभी का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन। और इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी क्या है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। देखिए, गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी, मेंशन देयर यूनिट। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए मैं पहले से लिख के लाई हूँ। ओके, देखिए, गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी एंड मेंशन देयर यूनिट। तो हम लोग का उसका यूनिट भी बताना है और ए और बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप लोग सीधा सीधा मतलब आसान भाषा में समझिएगा। तो ए जो है ना, ए हम लोगों को बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्स और बी जो है ये हम लोगों को बताता है इफेक्टिव वॉल्यूम। ओके, और ए हम लोगों को क्या बताता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये लिक्विफिकेशन से भी आप लोगों के रिलेटेड है। लिक्विफिकेशन से किस प्रकार रिलेटेड है, ए जितना ज़्यादा होगा उतना ही आसानी से किसी भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। चलिए अब ये क्या लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व डैट द वैल्यू ऑफ ए, ओके, द वैल्यू ऑफ ए का जो वैल्यू है फॉर द इजली लिक्विफेबल गैसेज आर ग्रेटर दैन दोज फॉर द सो कॉल्ड परमानेंट गैसेज लाइक H2 एंड He। तो मतलब ए जो है वो बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, जो इजली मतलब कि आसानी से लिक्विफाई हो जाता है। ओके, मोर एवर द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेज, मतलब ए बढ़ेगा, ए इंक्रीजेज विद द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेज, मतलब ए बढ़ता है। ओके, उससे ए बढ़ने से लिक्विफिकेशन जो है वो भी आप लोगों का बढ़ता है। वी नो डैट ए गैस विच इज़ मोर इजली लिक्विफेबल, मतलब कि जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है उसका जो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब हेंस मतलब देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ओके, क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और थोड़ी देर पहले मैं क्या बताई, ए जिसका ज़्यादा होगा वो आप लोगों का आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है ए, मतलब ए आप लोगों का इंडिकेट कर रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हेंस ए इज अ मेजर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ गैस। तो ए का मतलब समझ गए, ए का क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग समझेंगे बी का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बाद हम लोग यूनिट को देखेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे खत्म। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, फर्स्ट वीडियो लंबा हो गया था क्योंकि मैं आप लोगों को चाह रही हूँ डिटेल में अच्छे से समझा सकूँ। ओके, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए देखिए आगे क्या है। बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। बी क्या है, बी हम लोग का है इफेक्टिव वॉल्यूम। और क्या है देख सकते हैं,
the consistency in the value of B for any gas over a wide range of temperature and pressure confirms that the gas molecule are incompressible। मतलब ये जो है ना बी, ये हम लोग का बताता है इफेक्टिव वॉल्यूम, ए बताता है हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही है। ओके, अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है इसका यूनिट क्या होता है। देखिए मैं आज तक कभी भी ए और बी का यूनिट याद नहीं की हूँ, हमेशा 2 सेकेंड तो लगता है, निकाल लेते हैं। चलिए मैं आप लोग को सिखा देती हूँ, अगर आप लोग एग्जाम में भूल जाइएगा तो क्या करिएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले वंडरवाल गैस इक्वेशन पता होना चाहिए। वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये क्या है, हम लोग का वंडरवाल गैस इक्वेशन है। और आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग बेसिक थ्योरम वगैरह जानते होंगे, तो अगर हम लोग कोई भी टर्म, दो टर्म को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का यूनिट हम लोगों का होना चाहिए सेम। ओके, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो चलिए इस दोनों को यूनिट को बराबर कीजिए, तो P बराबर हो जाएगा हम लोग का ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर, दोनों का यूनिट होगा सेम। हम लोगों से पूछा जा रहा है ए का यूनिट, तो ए का यूनिट यहाँ से क्या निकल के आता है, पी वी स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हम लोग का फोर्स अपन एरिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए फोर्स अपन एरिया, यहाँ है वी स्क्वायर और नीचे है एन स्क्वायर। फोर्स का जो यूनिट होता है ये न्यूटन, बच्चा को पता होता है, बाकी सब कुछ भूल सकता है बच्चा, लेकिन फोर्स का यूनिट नहीं भूलता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल का तो मोल ही है। ओके, तो हम लोग को यहाँ से क्या, ये से ये कट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर न्यूटन है। ओके, और इसका स्क्वायर है, देखिए वी का स्क्वायर है तो एम क्यू का स्क्वायर M6 हो जाएगा, और ये कटेगा तो M4 बचेगा, और मोल का स्क्वायर है, अगर ऊपर जाता है तो हम लोगों का मोल -2 बचेगा। ओके, मोल -2। तो हम लोगों का क्या यूनिट निकल के आया है, किसका यूनिट, ए का यूनिट, ए का यूनिट हम लोगों का निकल के आया न्यूटन, मीटर के पावर 4, मोल के पावर -2। आप लोग याद कर भी लेते हैं तो एग्जाम के दिन भूल ही जाइएगा, मुझे पता है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों। ओके, तो और हम लोग बी का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो वी जो वॉल्यूम है और इसका यूनिट दोनों का सेम होगा, तो वी इक्वल टू एन बी करेंगे। और हम लोग को बी का यूनिट चाहिए, मतलब वॉल्यूम अपॉन एन, मतलब वी अपॉन एन, मतलब वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यू, और एन मतलब मोल होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा एम क्यू मोल इनवर्स, तो हम लोगों का बी का यूनिट ए हो जाएगा और ए का यूनिट ये हो जाएगा। आप लोग कॉपी के पीछे रफ में भी ये करके निकाल सकते हैं और सीधा यूनिट भी लिख लीजिएगा। अगर ये सब लिख लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। ओके, आप लोग यूनिट लिखना था और सिग्निफिकेंस बताना था, तो हम लोग बता चुके हैं। चलिए अब देखिए क्या है, चलिए अब हम लोगों को बताना है राइट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग ये पांचों समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अब समझने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक में कंजूसी क्यों कर रहे हैं। ओके, मैं जब कंजूसी नहीं कर रही हूँ आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन प्रोवाइड करने में, सब कुछ करवा रही हूँ, तो फिर आप लोग क्यों कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए आगे, अब चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आप लोग को ये डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। देखिए आप लोगों का एक ये कंटेनर है जो कि सॉल्यूशन का है, और ये कंटेनर है जो कि सॉल्वेंट का है। इसमें हम लोगों का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है वो इस टाइप से हम लोग का फ्लो कर रहा है। ओके, इधर से इधर फ्लो कर रहा है। इसमें हम लोग का SPM लगा हुआ है। मतलब SPM क्या होता है, SPM हम लोग का होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही को फ्लो करने देता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को फ्लो नहीं करने देता है। ओके, SPM जो होता है ना, ये हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग को फ्लो करने देता है। तो हम लोग का ये इधर से इधर फ्लो कर रहा है। ओके, और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग का क्या होता है, इधर से हम लोगों का फ्लो कर रहा है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, ये इधर से इधर जो फ्लो कर रहा है ना, तो इस फ्लो को रोकने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाने की ज़रूरत होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, चलिए ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, डिफिनीशन पे ध्यान मत दीजिए, डिफिनीशन तो बुक में भी लिखा हुआ मिल ही जाएगा आप लोग को, इसका टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग। पहले मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान दीजिए। SPM क्या होता है हम लोग का, देखिए ये SPM लगा हुआ है। ओके, और हम लोगों का जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स इधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो हम लोग इतना प्रेशर हम लोगों को लगाना है, जो ये हम लोग का मूव कर रहा है ना, ये इसको स्टॉप करना है। चलिए अब पढ़िए क्या डेफिनेशन, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो नेट मूवमेंट है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ये मूव कर रहा है। ओके,
कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड। मतलब हम लोगों को ये जो फ्लो कर रहा है इसको रोकना है। इसको रोकने के दौरान हम लोगों को जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप लोग समझ गए, क्या समझ गए? चलिए, आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यही केस जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है वो जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड जो फ्लो करता है, तो उसको रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। तो इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। और हम लोग को या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हम लोग का सॉल्यूशन साइड जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोग जब एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ठीक है। ओके, तो हम लोग दोनों मिला के क्या बनाए, पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एम टी के, और ये प्रोपोर्शनल हटा के हम लोग एक कांस्टेंट निकालेंगे। कांस्टेंट आएगा जो कि हम लोगों का आएगा आर। तो यहीं से हम लोग का निकल के आता है पाई इक्वल टू एम आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एम आर टी होता है। तो आप लोग ये डिफिनीसन लिख लीजिएगा। ये दोनों में से जो भी डिफिनीसन आप लोग को अच्छा लगेगा लिख लीजिएगा। ये डायग्राम बना लीजिएगा। ओके, और क्या करना है? और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। एम होता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और मोलरिटी क्या होता है? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे मोलरिटी, 11th में पढ़ना था नहीं, 12th, हाँ 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़ना था और 12th में सॉल्यूशन चैप्टर, दोनों में पढ़ना था। मोलरिटी क्या होता है? एम। एम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सभी तो हम लोग देख ही चुके हैं। पाई हम लोग का है ऑस्मोटिक प्रेशर, एम है मोलरिटी, आर है आर क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट, और टी जो है ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये पी वी इक्वल टू एन आर टी जो आप लोग पढ़े थे, तो जो आर उसमें होता है गैस कांस्टेंट, वही आर है इसमें। दोनों आर सेम ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं है। मैं आप लोग को एक जादू दिखाऊं? चलिए दिखा देते हैं। ये क्या है हम लोग का? यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सभी लिखना नहीं है, अभी जो मैं जादू दिखा रही हूँ ना, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। पाई इक्वल टू एम आर टी पढ़े हम। और मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, और यहाँ है आर टी। पाई मतलब क्या है हम लोग कर रहे हैं? ये पाई हम लोग का क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब एक प्रेशर ही है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी। तो यहाँ से आप लोगों को क्या आया? पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये पी वी इक्वल टू एन आर टी से कुछ याद आया? पी वी इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन है, हर किसी को पता होता है। मतलब ये कुछ और नहीं, ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना, उसी का अलग फॉर्म में इसको लिख दिया गया हुआ है। आप लोगों को एक जादू दिखा दी हूँ, इसका कोई काम नहीं था, बताना जरूरी भी नहीं था, ऐसे ही पता नहीं मन किया तो बता दी। ओके, तो देख लिया आप लोग, क्या देखे अभी? ऑस्मोटिक प्रेशर का ये डायग्राम पहले बनाना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स चाहिए या नहीं, तो ये डायग्राम बना दीजिएगा। ये दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिएगा और इस टाइप से बता दीजिएगा, मतलब कि ऐसे ऐसे करके, और जो भी जो है वो सब कुछ लिख दीजिएगा, और हम लोग का कंप्लीट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग चलिए क्या देखेंगे, देखिए क्वेश्चन देखिए। ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो गया। अब देखिए फेज रूल क्या है। फेज रूल हम लोग का कुछ नहीं होता है, फेज रूल हम लोग का होता है, क्या होता है मैं आप लोग को बता देती हूँ, एफ प्लस पी इक्वल टू सी प्लस टू। ओके, यही हम लोग का फेज रूल है। चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है नोट्स में। नोट्स में थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज लिखा होगा। ओके, बुक में जो लिखा हुआ रहता है ना, वही सब, और समझाऊंगी तो आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फेज रूल क्या होता है? यही होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकल सेपरेबल पार्ट ऑफ ए सिस्टम एंड इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ अदर पार्ट्स। ओके, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है अदर पार्ट्स के साथ, वही हम लोग का होता है फेज रूल। ये आप लोग को ये बस समझने की जरूरत है। क्या होता है? डीलिंग विथ बिहेवियर ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम, क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, डिस्कवर्ड इन 1874 बाय विलार्ड गिब्स। ये फेज रूल जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? विलार्ड गिब्स के द्वारा 1874 में। ओके, और यही हम लोग का फेज रूल है, एफ प्लस पी इक्वल टू सी प्लस टू। एफ जहाँ हम लोग का है, एफ क्या है? एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या है? एफ है नंबर, एफ एफ पी है, सॉरी, पी है नंबर ऑफ फेजेस, सी है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और ये टू तो नंबर है। ओके, तो यही हम लोग का हो गया फेज रूल। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है, को कोलोराल्स लॉ। ओके, चलिए ये क्या है हम लोग का? इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। ओके, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन। ये डिफिनेशन लिख सकते हैं या फिर ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये दोनों में से आप लोग को जो पसंद आएगा वो भी लिख सकते हैं। एक और डिफिनेशन है, अगर आप लोग को ये पसंद आएगा तो इसको भी लिख लीजिएगा। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस when placed between two parallel electrode 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आपको जो पसंद आएगा वो लिख लीजिएगा। मुझे कौन सा पसंद है, मुझे तो थर्ड वाला पसंद है। चलिए देखिए क्या होता है हम लोग का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम। ओके, कप्पा और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और नंबर ऑफ मोलरिटी, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। ओके, ये हम लोग नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देख लिए। ये क्या होता है हम लोग का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा ना, तो यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 अपन नॉर्मलिटी हो जाएगा। ओके, ये सभी देख लिए। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट भी देख लीजिए, यूनिट भी लिख दीजिएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा इससे, मतलब थोड़ा सा इंप्रेशन बनता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हम लोग का यूनिट होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी समझ लिए। मैं पहले से लिख के लाई हूँ तभी इतना जल्दी ये वीडियो फिनिश हो रहा है, नहीं तो आप लोगों को 2 घंटा में मैं पूरा आप लोग के सामने डिफिनेशन ही लिखते रह जाती। चलिए अब क्या हम लोग का यूटेक्टिक पॉइंट, तो दी यूटेक्टिक पॉइंट इज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट दैट कैन बी रीच्ड फॉर द यूटेक्टिक कॉम्बिनेशन, मतलब विच मीन्स लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, this is the point in the solid liquid system where all three phases, namely the liquid melt of the two metal and the solid phase of each of the components are in equilibrium। यही हम लोग का है यूटेक्टिक पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, देखिए इस तरीके से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देख लिए, फेज रूल देख लिए, ये लॉ भी देख लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी देख लिए, यूटेक्टिक पॉइंट भी देख लिए। कल के वीडियो में क्या होगा, कल के वीडियो में हम लोग ग्रुप बी में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। स्ट्रक्चर शेप दोनों अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही मान लेते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें कैसे निकालते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड समझेंगे, ये सभी कुछ हम लोग समझेंगे। धीरे धीरे हम लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है मैं ग्रुप ए का 3 क्वेश्चन था, कहने के लिए 3 था लेकिन एक में ही 5 देख लीजिए। ओके, तो हम लोग सभी के सभी क्वेश्चनों का सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये दोनों वीडियो मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दी हुई हूँ। और ग्रुप ए कंप्लीट मतलब फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, फीडबैक जरूर देते रहिएगा। आप लोग का कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए प्यारा सा कुछ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thanks for watching my video and thanks for support. Okay, bye.